नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। आज हमारे साथ बातचीत में एक ऐसी हस्ती है जिसको छत्तीसगढ़ में बड़े सौम्य चेहरे के तौर पे जाना जाता है और जिनके बिना छत्तीसगढ़ की सियासत के बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। फिलहाल विपक्ष में है। मुलाकात करते हैं पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव जी से। बहुत बहुत स्वागत। सर, आपसे बहुत सारी बातें बहुत बार होती रही हैं। अभी लगभग मैं ये चालू करूंगा कि 2 साल लगभग सरकार को पूरे होने वाले हैं और आप लोगों को भी विपक्ष में बैठे लगभग 2 साल हो रहे हैं। क्या आपका 2 साल बाद आकलन है? आप लोग जिस वजहों से हारे थे, उन वजहों पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी बातें और काफ़ी चर्चा हो गई, उन वजहों को कितना कवर कर पाए हैं, आगे के लिए कितना तैयार खुद को पार्टी कर पाई है, आपको क्या लगता है? समीक्षा तो हो गई है, व्यक्तिगत तौर पे भी और सामूहिक तौर पे भी समीक्षाएं तो हुई हैं और पूरी समीक्षाएं हुई हैं। उनका सार निकाल के अगले चुनाव में उन बातों को ध्यान में रखना, मैं समझता हूं कि पार्टी जरूर और हम सब जरूर उसका ध्यान रखेंगे। वर्तमान सरकार का जहां तक है, मैंने शुरू में भी कहा था, मीडिया के साथियों ने पूछा था कि आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, तो मैंने कहा भी था कि 1 साल तक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पहले 100 दिन हनीमून पीरियड मानते हैं कि नई सरकार आई है, जम रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम चालू कर रहे हैं, साल भर में परिणाम दिखने चाहिए। अब 2 साल हो जाने को आ रहे हैं तो निराशा है मेरे मन में। राजनीतिक रूप से अलग से भी अगर देखें तो काम जो होते हुए दिखने चाहिए वो काम नहीं दिख रहे हैं। एक बजट होता है, जो सरकारें हैं वो बजट के बाहर काम नहीं कर सकती, वो उनका दायरा होता है, वो उनकी सीमा है, उसी के अंदर उनको काम करना है। मान लीजिए पहले के सरकारों के तुलना में हर अगला बजट थोड़ा ज़्यादा ही होता है। कुछ महंगाई बढ़ती है, कुछ राजस्व बढ़ा, बजट हमेशा ज़्यादा होता है। वर्तमान में लगभग 1,60,000 करोड़ का बजट होगा, तो उसका काम जो फील्ड में दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा। रोडों की स्थिति देखिए, कहीं तब्दील नहीं दिख रही। 2 साल हो गए, यानी 2 सीज़न आपके निकल गए। काम करने के जो सीज़न है, आप मान लें अक्टूबर से जून तक के बरसात जब नहीं होती है, तो 2024 का सीज़न निकल गया, 2025 का सीज़न निकल गया। तो 2 सीज़न पूरे निकल जाने के बाद अगर फील्ड में काम नहीं दिख रहा है तो फिर गड़बड़ है। एक सामान्य चर्चा, जैसे आपने कहा काम नहीं हो रहा, उसको लेकर एक चर्चा होती है कि कई सारी ऐसी योजनाएं, फ्री बीज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, कि उन योजनाओं में एक बड़ा बजट सरकारों का चला जाता है। आप लोगों के समय भी कई सारी चीज़ों को फ्री बीज, बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। और एक चर्चा ये है कि अगले चुनाव में भी शायद अब ये फिर बढ़ा चढ़ा कर दोनों ही दल आपस में कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं करें। इसे कितना सही मानते हैं और क्या आपको लगता है कि ये कामकाज को प्रभावित करता है? इसमें देखिए, जिसके फ्री बीज बोलते हैं, एक प्रमुख बात जिसने चुनाव पे भी असर डाला, चुनाव के परिणाम पे भी असर डाला, महतारी वंदन, कि सभी महिलाओं को हम 1,000 रुपया महीना देंगे। तो इसका खर्चा कितना है? मान लीजिए 70 लाख महिलाओं को आप दे रहे हैं, तो 700 करोड़ हो गया महीने का, 12/7 = 84 हो गया, 8,400 करोड़ रुपए हो गए लगभग। एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम, पर मोटा मोटी अपन पकड़ेंगे तो यही आता है। तो क्या सरकार 8,400 करोड़ रुपया का व्यवस्था करके बाकी काम नहीं कर सकती? आमदनी भी तो बढ़ती है ना। हर साल आपका प्रोजेक्टेड इनकम जो होता है, नए प्रोजेक्ट्स भी आते हैं। मान लीजिए जीएसटी है, उसके कलेक्शंस भी बढ़ रहे हैं। डीजल पेट्रोल है, इसकी खपत बढ़ रही है, तो उससे टैक्स आपको मिल रहा है, वो भी बढ़ रहा है। एक्साइज का कलेक्शन है, उससे भी बढ़ रहा है। माइन मिनरल्स हैं, उससे भी बढ़ रहा है। सिर्फ इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है उतना नहीं, उसको छोड़ के भी इन्फ्लेशन आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए 6% अपन ने रफली अगर पकड़ लिया, तो आमदनी तो आपकी उससे ज़्यादा बढ़ रही है। तो पिछले साल जो काम हो रहे थे उससे आपने खर्चा कितना बढ़ाया? 8,400 करोड़। तो उससे ज़्यादा तो आपकी आमदनी बढ़ी है, तो उतने काम तो दिखने चाहिए ना जो पहले हो रहे थे। फिर एक समझने और बताने के लिए भी स्पष्ट उदाहरण एक बिजली का देखिए। फ्री बीज की बात आपने कही, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि
हर किसान का कर्जा माफ किया और बिजली बिल हाफ, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ होगी, तो ये फ्रीबी में गिनती हो जाएगी। तो किसान का कर्जा माफ करने के बाद भी कैसे लग रहा था कि काम हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। पर ये जो आप लोगों की बहुत सारी हार की वजहों में एक चर्चा ये भी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे शायद बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया। जो आप लोग कहते थे डायरेक्ट अकाउंट में या जेब में हम पैसे डालते हैं, और एक आम चर्चा है हार के कारणों में कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं दिखा। क्या आप भी मानते हैं कि ये भी नहीं? उसमें देखिए, मान लीजिए 10,000 करोड़ का कर्जा माफ आपने किया, मैं रफली फिगर लेता हूँ, तो आपने बजट में से तो नहीं लिया, आपने लोन लिया, लोन के कंपोनेंट को आपको पटाना है, तो एडिशनल बर्डन कितना आया? ब्याज भी होता है, बाकी चीज़ भी होती है, उसको छोड़ दें। अगर सिंपली अपन लें कि आपने 10,000 करोड़ का लिया, 1,000 करोड़ रुपए आपको हर साल पटाना है, 10 साल में आपको लोन पटा देना, पट जाएगा। ब्याज जोड़ लीजिए, रकम कम ज़्यादा होगी, उसको सबको कर लीजिए, वो अपने जगह है एक समझने के लिए। तो क्या 1,000 करोड़ रुपया से आपको फर्क पड़ जाएगा? नहीं पड़ता। तो मतलब आप मानते हैं, मैं एक सामान्य चर्चा जो देश भर में भी चल रही, कई राज्य सरकारें हम सुनते हैं कि परेशान हो जा रही है, उनको बजट उनका गड़बड़ हो रहा है, तो इस प्रकार की घोषणाओं को आप सही मानते हैं कि हाँ ठीक है चुनाव में, क्योंकि हर चुनाव अगले चुनाव में बढ़ चढ़कर घोषणाएं होती हैं ऐसी? इसमें आप तो मैनिफेस्टो कमेटी के भी रहे हैं, तो जी इसलिए खास तौर पे आपसे सवाल। मेरी राय बिल्कुल इसमें स्पष्ट है कि सामाजिक क्षेत्र में सीधे लोगों को जो लाभ पहुंचाने की इस प्रकार की योजनाएं हैं, 100% उनको करना चाहिए। एक सीमा है, आपने 1,000 किया, 10,000 रुपये महीने नहीं दे सकती सरकार, पर 8,000 आप लोगों के 1,000 से ज्यादा दे सकती है। 1,000 से हमने तो 1,500 कहा, नहीं 8,000 जैसे लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से था। 8,333, 1 लाख को अगर आप भाग देंगे और उसको फिर 8.5 कर दिया था, तो 1,02,000 हो गया। कहने के लिए 1 लाख मैनिफेस्टो में आया था। उसमें ये भी जुड़ा हुआ था कि और राज्य सरकारें भी जो इस प्रकार की योजनाएं दे रही होगी, उसमें इसका हिस्सा माना जाएगा। और भी जो आपको सामाजिक सुविधाएं मिल रही हैं, हर परिवार की आमदनी इस देश में न्यूनतम 1 लाख की होनी चाहिए, ये उस घोषणा पत्र में था। हर व्यक्ति को 1 लाख, हर परिवार को 1 लाख देना नहीं। मेरे आपके परिवार की आमदनी अगर 1 लाख से ज्यादा है तो हमको नहीं देना। कोई कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपये महीने की इनकम है, तो 1,20,000 रुपये उनकी सैलरी आ गई, तो उनको नहीं देना। उसमें से छांट के जब आप निकालते हैं तो जो आंकड़ा है करीब 20% परिवार बचते हैं। तो ऐसे ही नहीं किया हुआ था वो, पूरे देश को देना नहीं दे सकते आप। किसको देना? तो हर परिवार देश में कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम उसकी होनी, ये सोच उसका है। तो ये 100% मेरे सोच में सही सोच है और ये लागू होना चाहिए। बाकी काम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होता है तो उस हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर को रुकना है। आज जो जीता जाता व्यक्ति है, जो समाज के आखिरी पायदान में है, उसके परिवार के चलाने की चिंता पहले होनी चाहिए कि बढ़िया सरसराती हुई सड़क पहले बने जिसमें गाड़ियां उड़ान भरे, बढ़िया से चलें। मैं एकदम क्लियर हूं उसमें, मेरे लिए कहीं कोई डाउट नहीं है कि वो पहला, वो ये बड़ी क्लियरिटी अगर खाने को नहीं है तो पहले खाना, फिर चमचमाती सड़क, वो चांदी की हो। ये चर्चा बड़ी कंफ्यूजिंग होती थी और इसका कोई हल नहीं निकलता। कम से कम आपके पास स्पष्टता है इस बात को लेकर। मैं एकदम उसमें, मेरे सोच में कहीं उसमें अंतर नहीं है। और इससे कुछ हद तक आमदनी भी जुड़ती है। आपने 1 लाख रुपया अगर उस परिवार को साल में दिया तो जीएसटी का ही 18% तो वो आपको दे रहा है, क्योंकि वो तो खर्चा करेगा, बाजार में आएगा पैसा, वो तो पैसा बाजार में आएगा, अलमारी में तो रखना नहीं है। जिनके घर चलाने को पैसे नहीं है वो तो बाजार में देगा पैसा। स्कूल के फीस में दिया तो जो टीचर को मिलेगा तनख्वाह के रूप में वो खर्चा करेगा। तो कुछ हिस्सा सिस्टम में भी आता है, पूरा का ऐसा कहने का नहीं है। और सरकारें किसके लिए हैं? सरकारों का, वरना हम सब अपने हिसाब से करें, जो भूमिहीन है वो अपना करे जो। पर इससे टैक्स पेयर थोड़ा नाराज हो जाता है कि यार हमको कुछ नहीं मिलता, हमारे टैक्स पेयर को मिलता है तुलनात्मक। टैक्स पेयर ज्यादा कहाँ है? शहरों में। शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर आप कंपेयर करिए अबुझमाड़ के गांव से, कोई तुलना है?
एक कहावत हो गई है और वो हम पकड़ लेते हैं, हम सब पकड़ लेते हैं, हमको तो कुछ नहीं मिल रहा। आपको जो बिजली की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था है, वो अबूझमाड़ में है क्या? आपके यहाँ जो सड़कें हैं वो अबूझमाड़ में है क्या? आपके यहाँ जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अबूझमाड़ में है क्या? आपके यहाँ जो मॉल्स और बाकी एंटरटेनमेंट के साधन हैं, जीवन स्तर आपका बढ़ा हुआ है, वो अबूझमाड़ में है क्या? यहाँ का लेबर जितना तनख्वाह पाता है वो अबूझमाड़ का लेबर पाता है क्या? ये सुनने में थोड़ा खराब लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं और जो शहरों में रहते हैं और जो इनकम टैक्स भी देते हैं, उनको नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। हेल्थ की ही स्कीम्स आप देख लीजिए, सब पे लागू हैं। छत्तीसगढ़ में जो पिछली सरकार ने योजना चालू की थी, वर्तमान सरकार ने नाम बदल के कंटिन्यू रखा है, कि जो एपीएल अपन कहते हैं जी, अब पॉवर्टी लाइन के भी परिवार है, उनको भी 20 लाख तक का, 25 लाख रुपया तक का इलाज सरकार करेगी बड़ी बीमारियों में। तो उनके टैक्स का पैसा उन्होंने समाज के बेहतरी के लिए दिया। अब सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, इत्यादि इत्यादि, आंगनबाड़ी चलाओ, हमारी कमाई का ये पैसा है, हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको नहीं दे रही। बिजली का आप कह सकते हो कि हमको तो बिल देते हैं, और सड़क, नाली, बाकी व्यवस्थाएं, शहर की जो उसका जो वातावरण और उसकी जो संभावनाएं और तरक्की की होती हैं, वो अबूझमाड़ में रहने वाला व्यक्ति अपनी आमदनी कितनी बढ़ा पाएगा तुलनात्मक जो शहर में लोग रहते हैं और उनको जो मौके मिलते हैं काम के। ठीक बात है, बहुत बड़ी स्पष्टता है आपकी बात में और एक विज़न क्लियर होता है। मैं थोड़ा पार्टी की तरफ आऊँगा। बड़ी चर्चाएं काफ़ी लंबे समय से थी कि आप लोगों के चुनाव हारने के बाद से संगठन में बहुत सारे चेंजेस होंगे, आपको और भूपेश बघेल जी और तमाम नेताओं की बड़ी कई सारी भूमिकाओं में भी चेंजेस होंगे। उनको महासचिव बना दिया गया। आपको लेकर एक चर्चा थी कि प्रदेश अध्यक्ष शायद आपको बना सकते हैं, वो अभी तक ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर समझ नहीं आया। फिर बीच में और भी कुछ कंट्रोवर्सी आ गई, जो आपने अभी देखा, आप जिस पे महेंद्र जी ने चमचा वर्ड का भी इस्तेमाल कर दिया। तो ये बदलाव क्या अटका हुआ माने, क्या इस पे चल रहा है? सभी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इस बात पे कुछ कहने के पहले वो फ्रीबीज वाले में एक चीज़ और उदाहरण के लिए मैं जोड़ना चाह रहा था। बिजली विभाग को देख लीजिए, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, ये फ्रीबी में गिनती की जा सकती है। इस फ्रीबी में और वर्तमान सरकार ने इसको कर दिया है 100 रुपये, 100 यूनिट कि 100 यूनिट तक माफ, उसके ऊपर आपको बिजली बिल देना पड़ेगा। अर्थात उनने उसको लिमिट 200 लिया है, 200 का आधा 100, तो 200 का भी 100 नहीं है, जिसका 101 होगा उनको पूरा देना पड़ेगा, वरना 200 यूनिट तक वाले को भी आधा देना पड़ता। ठीक। एक दूसरा, आपने ये करके अपनी आमदनी बढ़ा ली। ₹100 पे अगर आप पहले 1 रुपये दे रहे थे, तो अब आप 100 रुपये पे 2 रुपये मान लो दे रहे हो, तो सरकार की आमदनी दुगनी हो गई। वो बोल रहे हैं मुफ्त की ओर जा रहे हैं, सूर्य सोलर की ओर। सोलर में भी तो खरीदने में खर्चा लग रहा है, तो फ्री कहाँ है? और जो सरकारी तो खरीद के देगी ना, सब्सिडी हम दे रहे हैं बोल रहे हैं। हाँ, तो पैसे तो पब्लिक के फिर भी लग रहे हैं। एक सोलर पैनल को आप लगाओगे तो वो फ्री नहीं है, वो एक अलग बात हो गई। ये केवल कंपैरेटिव सरकार की वर्किंग और इसको इसकी तुलना प्रस्तुत करने के लिए। पिछली सरकार ने बिजली बिल हाफ किया, तो ये होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो तो कबाड़ा हो जाएगा। CSPDCL चलेगी कैसे? घाटे में चल रही है, घाटे में जा रही है, और उस पर आपने और भार डाल दिया। ठीक है, सरकार ने कहा अगर घाटा होगा इसका तो हम सब्सिडाइज भी करेंगे। 2018 में सरकार आई, उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, उन्होंने बिजली बिल लगभग डबल की, 94% का इजाफा रेट में हुआ। 2003 से 18, मान लीजिए 3 से 18 का पकड़ लें जी, तो 3 से 18 या 8 से 18 के बीच में 94% बिजली बिल के रेट बढ़े, बिल के अर्थात यूनिट के रेट बढ़े। कांग्रेस की 5 सरकार में 20 पैसा बढ़ा। अगर 6 रुपया था तो 6 रुपये 20 पैसे हो गया। फिर ये सरकार बदली तो फिर
करीब 15% रेट बढ़ चुके हैं, 15% रेट बढ़ चुके हैं। आप बिजली बिल हाफ करके 400 यूनिट में बिना बिजली के दरों में बढ़ोतरी के, ऐसी स्थिति में आप सीएस पीडीएल को आप ले आए थे कि वो भूपेश जी उसके पहले भार साधक मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री के साथ विभाग उनके पास था, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर उन्होंने फिर विभाग मेरे को दिया, उसमें थे। तो आप उस पीरियड का निकाल के देख लीजिए कि फायदे में आ गई थी कंपनी। अच्छा, जो आखिरी क्वार्टर का असेसमेंट आया है वो फायदे में थी। आज आप कह रहे हो कि हमको दर इसलिए बढ़ाने पड़ रहे हैं, आपने टैक्स कहा कि टैक्स पेयर कह रहा है कि हमको तो तकलीफ होती है, हमको क्या मिलता है, आप और उनसे पैसे ले रहे हो, रेट बढ़ा के पैसे ले रहे हो और अभी भी घाटे में चल रहे हो। उस समय बिजली बिल हाफ करके बिना रेट बढ़ाए आप फायदे में ले आए थे कंपनी को। तो ये जो वर्किंग का फर्क है, अगर आप फायदे में आ गए तो गवर्नमेंट की सब्सिडी बच रही है, गवर्नमेंट की सब्सिडी बच रही है तो आप महतारी वंदन में दे सकते हो, या कांग्रेस दूसरे नाम से लेके आएगी अगली बार होपफुली सरकार। फिर आपने ये संगठन के लिए पूछा, ये चर्चा चालू हुई। उदयपुर का जो हमारा चिंतन शिविर हुआ कांग्रेस का, उसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए पार्टी के संगठन को लेके। एक था उम्र का, कि सभी पदों में लगभग ये सुनिश्चित करना है कि 50 साल से नीचे के आधे लोग रहेंगे, 50 साल से ऊपर के आधे लोग रहेंगे। तो ये बुढ़वा लोग जिसको हम कह सकते हैं, या 50 साल से ऊपर वाले कब्जा करके ना रहें, निरंतरता एक बनी रहे, यंग टैलेंट भी सामने आता जाए, उसमें से छान के जब वो 50 पार करेंगे तो उस कैटेगरी की भी लीडरशिप या पार्टी का संगठन में काम करने वाले तैयार रहेंगे, नए लोग आते रहेंगे। एक ये दूसरा ये तय हुआ था कि 1 मैन 1 पोस्ट। बहुत सारे और निर्णय थे। तीसरा एक संगठन को लेके ये तय हुआ था कि एक निश्चित पीरियड से ज्यादा एक व्यक्ति को कंटिन्यू नहीं करते रहना है, कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश अध्यक्ष आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, जिला अध्यक्ष तो आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, आप ही रहेंगे, बदलते रहे भूमिका, बदलते। एक मान लीजिए 5 साल का विजुअलाइजेशन था, एक सोच थी उस समय कि 5 साल तक का पीरियड दीजिए, चेंज करिए, सब पार्टी के तो हैं, नया पुराना होते रहना चाहिए। उन बातों को लागू करने की जब बात आई, अभी महात्मा गांधी जी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो उनके अध्यक्ष बनने के 100वें साल की एक कार्यक्रम कर्नाटक में हुआ था, और वहाँ फिर राहुल जी ने मंच से ये बात पूछी खड़गे जी से कि ये कब तक हो जाएगा। क्लोज फोरम था, पार्टी की मीटिंग थी, लेकिन राहुल जी ने पूछा कि ये, तो खड़गे जी ने कहा कि 2025 के अंदर हम इसको पूरा कर लेंगे। तो उदयपुर में ये तय हुआ था कि मंडल भी बनेंगे, पोलिंग बूथ और ब्लॉक कांग्रेस के बीच में एक और कांग्रेस की इकाई, संवैधानिक इकाई मंडल के रूप में, जिसमें पहले 25 से 40 पोलिंग बूथ का सोचा गया था, अभी 10 से 20 के बीच में छत्तीसगढ़ में गठन हो रहा है। तो उस काम को करना और 5 साल से ज़्यादा नहीं करना। तो हमने क्या देखा कि उड़ीसा के जो पीसीसी थी पूरी भंग कर दी गई, पूरी जी। सारे पोस्ट होल्डर्स भंग हो गए, कुछ प्रभार में थे, कुछ दिन के लिए तो थे। तो वहाँ जैसे ही वो चालू हुआ, और आप उदयपुर सम्मेलन के चिंतन शिविर के निर्णय को आप देखो, तो ये चर्चा चालू होने लग गई कि और जगह भी चेंज होंगे। उसमें छत्तीसगढ़ का भी नंबर आया। कौतूहल होता है, लोग पूछते हैं, मीडिया सुनती है कि लोग पूछ रहे हैं, तो मीडिया में फिर बात आ जाती है कि तो हमारे दर्शकों और पाठकों के लिए जानकारी हमको उपलब्ध करानी है। चर्चा हो रही है कि चेंज होगा कि नहीं, तो चर्चा आ गई कि यहाँ क्या, तो यहाँ चेंज होगा तो आप तो ये चर्चा बाहर तो हो रही, अंदर भी क्या ऐसी होती है कुछ? निश्चित रूप से ये चलता है कि जब ये पहल होती है, चुनाव में हम लोकसभा विधानसभा में हारे, फिर लोकसभा में हारे, फिर नगरीय निकाय पंचायत में हारे, तो चर्चा बल पकड़ लेती है कि चेंज की बात चल रही है, क्या इस कारण से चेंज हो सकता है। बाकी गतिविधियां भी चल रही हैं, कांग्रेस की एक्टिविटीज भी चल रही हैं, गठन भी हो रहे हैं, मंडलों का भी गठन हो गया, तो स्थायित्व भी है। ये नहीं है कि बैठी हुई है कांग्रेस। चुनाव के परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी विद्यमान है छत्तीसगढ़ में,
अच्छी उसकी उपस्थिति है और काम करती रह रही है। अध्यक्ष को लेके जब चर्चा होती है तो आपके ही नाम की जो चर्चा होती है और आपने कई बार कहा कि अगर मौका मिला तो करूंगा। ये तो जनरल बात होती है। देखिए, कोई ये तो नहीं कहेगा कि नहीं मैं नहीं करूंगा। ठीक। आप जैसे लोग पूछते हैं आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप कौन कहेगा कि मैं नहीं बनूंगा? ये तो आपने अपने नंबर काट दिया पहले। वो तो कोई नहीं कहता है, किसी को कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये सारे निर्णय हाईकमांड करता है। तो मैं कुछ बनना चाहता हूं कि नहीं, कोई वैल्यू नहीं रखता है। इसकी क्या वैल्यू है कि मैं कुछ बनना चाहता हूं? मैं इंडिया की टीम में क्रिकेट खेलना चाहता हूं, वो सिलेक्शन होगा तब तो हाईकमांड कुछ चर्चा करता है, ऐसा कुछ आप लोग? तो निश्चित रूप से जब ऑल इंडिया लेवल पे सब होना है, पोलिंग बूथ से लेके एआईसीसी लेवल तक। भूपेश जी अभी आपने जैसे बताया कि महामंत्री के रूप में उनको पंजाब का प्रभार मिला जी। तो 11 राज्य में परिवर्तन हुए प्रभारियों के। 36 ही तो राज्य हैं। केंद्र शासित इकाइयां और राज का दर्जा जिन प्रांतों को है 36 ही न है। एक शायद अभी लेह लद्दाख बढ़ा होगा तो 37 हो गए होंगे। तो उसमें से 1/3 तो चेंज हो गए। जनरल सेक्रेटरीज इंचार्ज, स्टेट इंचार्जेस, एक दस्तखत में 1/3 चेंज हो गए। एआईसीसी में उसी तरह से चेंज की बात चल रही है। तो वो प्रक्रिया में निश्चित रूप से है। ये आपको भी लगता है कि हाँ संगठन, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अगर हार मिली है तो संगठन में कुछ चुस्ती दुरुस्ती लाने के लिए जरूरत होते हैं बदलाव? एक हार एक कारण होता है और निरंतरता भी एक कारण होता है। चल रहा है तो बहुत जल्दी से कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है। बैठे रहने की भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहिए। पानी तो फिर थम गया, बह रहा है पानी, तो एकदम से बाढ़ भी नहीं लानी है। सामान्य रूप से चिंतन करके कब क्या करना, कब क्या नहीं करना, किनको कौन सी जिम्मेदारी देना, ये सब। अभी पायलट जी आए थे और आप लोगों ने रैली भी निकाली। एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही थी और बहुत वायरल हुई थी, जिसमें आप गाड़ी चला रहे थे और पायलट आपके बगल में बैठे हुए थे। खूब तेजी से वायरल हुई वो क्या वाकया था, कैसे? क्योंकि उसके बाद फिर शाम तक हमने देखी और भी नेताओं के साथ तस्वीरें आने लगी। हम लोग यहाँ से निकले जब कोरबा से, कोरबा जहाँ रेस्ट हाउस में हम लोग रुके थे, तो अब गाड़ी में बैठना है तो जो सीनियर्स रहते हैं वो कितने अकोमोडेट हो सकते हैं, बातें भी करनी है अगले प्रोग्राम के बारे में या क्या इश्यूज हैं। जी बिल्कुल। जैसे इंचार्ज हैं तो ये उनके लिए एक मौका भी रहता है कि सीनियर लीडर्स हैं, कुछ उनसे भी बात करने का मौका मिल जाए। नहीं तो सबको अलग अलग बुलाइए, अलग अलग बात करिए। तो एक वो बात हो गई। तो वहाँ से जब निकले तो ये तय हुआ कि 4-5 सीनियर्स वहाँ पर थे। हमारे चरणदास महंत जी थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, मैं था मान लीजिए, और सचिन पायलट जी थे। सेक्रेटरीज भी हमारे थे, जरिता जी थे, संपत जी थे, जहांगीर जी थे। तो इन लोग आगे भी निकल गए थे रात को। तो ये 5 लोग ये बैठेंगे। तो सचिन जी ने जैसा बताया होगा कि ये ऐसा है तो आप गाड़ी चला लो। ड्राइवर रहता तो एक आदमी कम बैठता। ठीक बात। तो मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ तो एक आदमी बैठ गया, सचिन जी बैठ गए, 3 और पीछे आ सकते। ड्राइव करना पसंद भी है? हाँ, मेरे को ड्राइव करना पसंद भी है और वो सबको मालूम है कि ड्राइव करना पसंद है। तो चलो बाबा गाड़ी चलाओ। तो भूपेश जी वहाँ थे नहीं। अच्छा। भूपेश जी शामिल हुए हम लोग के साथ तखतपुर में। तो जब वो आए, उनका प्रोग्राम भी था, मेरे ख्याल से पंजाब गए थे राहुल जी के साथ। पंजाब का दौरा था, बाढ़ इत्यादि सारी स्थितियां थी। वो जब आए तो तखतपुर में शामिल हुए। तो तखतपुर से हम लोग वैसे ही निकले जैसे थे। भूपेश जी अपने गाड़ी में निकले। मुंगेली से फिर ये हुआ कि भूपेश जी साथ में आ गए हैं, उनको भी गाड़ी में साथ में अपन बैठे। तो फिर सचिन जी ने स्टीयरिंग व्हील ली, भूपेश उनके बगल में थे, उन्हीं के गाड़ी में फिर हम लोग बैठे, भूपेश जी वाले में जी। और जो वहाँ से लाए थे गाड़ी काली वाली वो छोड़ दी थी, फिर सफ़ेद गाड़ी में बैठे थे। तो पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर और मैं। बिल्कुल। शाम तक फिर तस्वीर हमने देखा कि बारी बारी से दिखती रही। वो फिर हम लोग उस हिसाब से बेमेतरा तक गए। बेमेतरा से फिर इजाज़त लिया तो भूपेश जी, मैं, महंत जी, हम लोग रायपुर के लिए आ गए बात करके। जी। और वहाँ से सचिन जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, ताम्रध्वज साहू जी, इन लोग राजनांदगांव के लिए निकल गए। वो इतना ही था।
बाकी दिखता है कि पता नहीं क्या। जी जी, आपकी तस्वीर पहले वायरल हुई तो बहुत सारी चर्चाएं चालू, क्योंकि स्वाभाविक है, राजनीति है, सियासत में हर तस्वीर के मायने होते हैं, तो बहुत सी चर्चाएं खैर चालू हो गई थी और शाम तक तस्वीर अलग अलग आने लगी। था केवल इतना कि मेरे को गाड़ी चलाना पसंद है और 5 लोग हम लोग बैठ सकते थे एक साथ। जी, ये तो सभी जानते हैं। अभी बचा है 3 साल लगभग बचा है चुनाव में। मुझे लगता है कि लगभग 1.5-2 साल बाद आमतौर पे गर्माहट आ जाती है, बट क्योंकि आप विपक्ष में हैं तो आप लोगों की तैयारियां थोड़ा स्वाभाविक है पहले से होने लगती है। विपक्ष थोड़ा पहले से तैयारियां करता है, मुद्दे उठाने लगता है। तो किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं अगले चुनाव में आप, और आप अपने आप को किस भूमिका में पाते हैं? एक तो मुद्दे जो बात आती है कि सरकार अब काम कर रही है, तो विपक्ष की जवाबदारी ही रहती है कि जहां पर सरकार को वो खुद अपने आप को सही नहीं कर पा रही है या सुधार नहीं ला रही है, तो विपक्ष की भूमिका है कि आवाज़ उठाए, लोगों के बीच के जो मुद्दे हैं उनकी आवाज़ उठाए ताकि सरकार उसको सही करे। ना करे सही उस बात को उठाने के बाद भी तो फिर पब्लिक देख रही है, अगले चुनाव में उसका प्रभाव पड़ सकता है कि ये बात था किसी ने नहीं बोला, तो मतलब सब ठीक ही चल रहा होगा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अब विपक्ष में आप हो तो क्या अपने से ही बोलोगे? कौन सुनेगा? मैं अगर किसी बात को भी उठा दूं कि मेरे को पानी पीने के लिए 1 गिलास पानी है, मेरे को आज नहीं मिला, तो किसका मुद्दा है? किसको छूता है? लेकिन पब्लिक के बीच की अगर बात है कि हमको 268 रुपए का बोरी का खाद यूरिया हमको 1200 रुपये, 1500 रुपये, 850 रुपये, 2000 रुपये में मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, किसान परेशान है, तो वो विपक्ष की भूमिका है कि ये बात है, सरकार को भी मालूम होगा कि उनके भी तो पार्टी के लोग किसान हैं कि इस रेट में खरीदना पड़ रहा है, फिर भी सुधार अगर नहीं हो रहा है तो आपने क्या किया? आपने तो बात नहीं उठाई। हम पब्लिक, तो पब्लिक के लिए आपकी भी जवाबदारी बनती है प्रजातंत्र में, आपने क्यों नहीं हमारे लिए बात उठाई? तो जवाबदेही भी बनती है, भूमिका भी राजनीतिक होती है, सुधार की दिशा में वो बात जाए। वो तुलनात्मक पिछले 5 साल में तो हमने नहीं सुना। यूरिया इत्यादि की बात होती थी कि फर्टिलाइजर की कमी है देश में, यूक्रेन वॉर चल रहा है। यूक्रेन वॉर अभी थोड़ा ना चालू हुआ है, तो पहले से चल रहा है, तो वो 5 साल में कैसे क्यों इतनी कमी नहीं रही? वो एक राजनीतिक पहलू हमने प्रस्तुत कर दिया। लेकिन आज जो कमी है, बिजली बिल लोग कह रहे हैं कि हमारा 50 रुपये आता था, 500 रुपये आ गया। ये बिजली बिल हाफ को हटाने के बाद स्थिति क्या बनी है कि लोग कह रहे हैं कि 500 का मेरे 50 रुपये का 500 आ रहा है। एक ने किसी ने बताया ये दौरे के समय कि मेरा 200, 250 या 300 कितना था, 1500 आ रहा है। यूनिट कितने? वो यूनिट उतने ही कह रहे हैं, यूनिट करीब करीब उतने ही हैं जितने पहले आते थे, लेकिन बिजली मेरा बिल इतना हो गया। तो स्मार्ट मीटर लग रहा है, फलाना हो रहा है, ये आप सब लगा रहे हो, बेहतरी के लिए लगा रहे हो, एफिशिएंसी के लिए लगा रहे हो, चोरी ना हो बिजली उसके लिए लगा रहे हो। जब चोरी नहीं हो रही, बिजली की खपत पहले 100 यूनिट रिकॉर्ड होती थी, अब 200 यूनिट रिकॉर्ड हो रही है। 1 ही रुपए के भाव में पहले अगर आपको 100 रुपये मिलते थे, अब आपको 200 रुपये मिल रहे हैं, तो बिजली के रेट बढ़ाने की क्या जरूरत है? ये सारे मुद्दे लोगों के पास ले जाना कि अगर आपने कहा कि मीटर ठीक से रिकॉर्ड यूनिट नहीं करता था, तो हम बनाते थे जितनी बिजली कारखाने में और सप्लाई करते थे, सप्लाई मीटर दिखाई नहीं रहा है, सप्लाई मीटर कम दिखा रहा है, और उसके हिसाब से जो नियामक आयोग है वो रेट तय करता है कि आपने बनाया इतना, खपत इतनी हो रही है, पैसे इतने मिल रहे हैं, तो घाटा में चलेगा, घाटे में नहीं चलना है तो पब्लिक से पैसा लो। तो अब आप पब्लिक से ये मीटर लगाने के बाद में आप कह रहे हो, उदाहरण के लिए, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, कि समझाने की कोशिश, बिल्कुल 100 यूनिट अब 200 यूनिट रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि मीटर बदल गया, बिना रेट बढ़ाए अब 100 का 200 रुपये मिल रहा है, तो रेट क्यों बढ़ाना? आपको तो घटाना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है आपके हिसाब से आम लोगों? ऐसे भी जो और मुद्दे हैं, ये विपक्ष की भूमिका है। दूसरा, अपने संगठन को दुरुस्त करना। आखिरी तो वोट कहाँ गिरता है? पोलिंग बूथ में। तो पोलिंग बूथ के मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? पोलिंग बूथ की इकाई चाहिए, और वो कैसा काम कर रही है उनको अपने लिए छोड़ दिया, अपने ऊपर कि भाई आप जानो, आपको जो करना है, फिर किसी और की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हो सकता है उनकी दिक्कतें हैं, वो काम नहीं कर पा रहे, उनको सहयोग चाहिए, वो कोई सहारा भी चाहिए, वहाँ उनको कोई दबाव हो रहा होगा। किसी गांव में 10% कांग्रेसी होंगे, 90% भाजपाई होंगे, तो 10% से हमको 20% करना है, उनके साथ भी खड़े रहना है, उनके ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो ऊपर की भी इकाइयाँ कांग्रेस की मजबूत हो ताकि अपने साथियों के साथ रहें।
कहीं 90% कांग्रेस के साथी हैं, 10% भाजपा के हैं, हम तो 90% हैं, सब शिथिल बैठ गए। तो 90% मिल ही जाएगा, पता चला अगले बार 70% आ गया, ठीक बात। टोटल में फर्क पड़ गया। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के एक निरंतर सुधार और एक दूसरे से जुड़ाव बना रहे, तो संगठन को मजबूत करना। एक वो चर्चा जो आमतौर पे होती है, जो चुनाव के हारने के तुरंत बाद भी सामने आई थी, कि गुटबाजी पार्टी के अंदर है। क्या आप 2 साल लगभग होने को आ रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या किस स्तर पर हैं? बाहर की चर्चाओं से आप कितने वाकिफ़ हैं और कितना इस पे काम करना आपको लगता है कि पार्टी को ज़रूरी है? इसमें भी मेरा एकदम स्पष्ट मानना है कि कोई दुनिया की इकाई ऐसी होती ही नहीं है जहां मतंतर नहीं होता। आप परिवार से चालू कर लीजिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में मतंतर, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों के बीच में मतंतर, भाई भाई के बीच में मतंतर, बंटवारे भी होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। यहीं से जो इकाइयां बनती हैं, बड़ी सामाजिक इकाइयां, राजनीतिक इकाइयां, उनमें भी वही बात होगी। आप जिस मीडिया हाउस से जुड़े होंगे वहां भी मतंतर, हम लोग जिस राजनीतिक इकाई से जुड़े हुए हैं वहां भी मतंतर, ये तो होंगे ही, ये प्राकृतिक है। ये नकारात्मक न हो, उस दिशा में काम करना। तो गुट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। भाजपा में कितने गुट गिनाऊं मैं? उस चर्चा में पता नहीं क्यों नहीं आते उतना। कांग्रेस में बात आ जाती है, मैं बार बार कहता हूं उसी बात को कि कहा जाता है भाजपा में अनुशासन का डंडा थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, क्या एक वजह है? सही बात है, कांग्रेस में खुलापन उस नाते ज्यादा है, यानी एक अच्छा शब्द ना हो, बर्दाश्त करने की स्थिति ज्यादा है, उन लोग बर्दाश्त नहीं करते उतना। ये है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर कांग्रेस में है कि ऐसा ना करें, लेकिन अपने को चलना है, साथ चलना है, देखिए अच्छा से चलने, ऐसा करें, वो तो सीधे, नहीं तो आउट। ये अंतर दोनों में है। और मैं तो यहाँ खुश हूँ, मैं तो घुट जाऊंगा वहाँ। वैसे वातावरण में काम करना होगा, मैं घर में बैठना पसंद करूंगा, वैसे मैं नहीं काम कर सकते। अपन ने खुलापन में रहे, खुली हवा रहे, और उसमें सुधार हो, कहीं कमियां हो रही हैं, उसी दिशा में काम करना। अंबिकापुर का जिक्र कर लेते हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं अगले चुनाव को लेके? आप जब वहां खड़े होंगे, अभी तो एक आपके जो पुराने सहयोगी थे वो मंत्री पहले तो भी उनको बन गए, शुभकामनाएं। क्या अंबिकापुर का माहौल, क्या आपकी अंबिकापुर लेवल जीते भी पे चुनाव, और बातचीत होती है सहयोग से? हाँ, बात होती है बहुत अच्छे से, बहुत मीठा व्यवहार वो भी रखते हैं। कभी भी जीवन में आज दिन तक आपसे बात करते तक कोई ऐसा मौका नहीं आया कि व्यवहार में कभी कमी रही हो। अच्छी आत्मीयता से हंसते हंसते हम लोग बात करते हैं आपस में जी। अभी भी कभी फ़ोन से बात हो गया, ऐसे मिल लिए बात हो गया, उसमें कभी वो कभी बात नहीं। जीते बधाई, मंत्री बने बधाई, बड़ी उपलब्धि है। फर्स्ट टर्म में उनको मौका मिला। जहाँ तक आगे की बात है, चुनाव परिणाम आया, हारने के बाद में सारे हम साथी हम लोग के मायूस थे, स्वाभाविक है। किसी के आंख में आंसू थे, कोई रोई रहे थे, कोई कंधे झुक गए थे, सभी हताश थे। तो उस समय क्या करना? तो मैंने फिर ये कहा, कुछ साथी थे, सीनियर मीडिया के भी साथी एक थे, उनने भी कहा कि बाबा ये समय अपने को रहना है। तो वहीं मैंने मीडिया के सामने उस बात को कहा था कि हार के मैं मैदान नहीं छोड़ता। तो 5 साल के लिए हम लोग मतदाताओं के पास गए थे कि हमको मदद करिए, आपके लिए काम करना चाहते हैं। तो मदद तो की लोगों ने, हार जीत अपनी जगह है। अब छोड़ने का क्या स्थिति है? हार गए तब आप छोड़ के घर बैठ जाओ कि 5 साल बाद हम देखेंगे। और फिर वर्कर्स सारे, उनका मॉरल डाउन, सब हताश, क्या करेंगे? अब भाजपा की सरकार आ गई, हमको तंग करेंगे, हमारे पीछे पड़ेंगे, हमारी इंक्वायरी कराएंगे, हमको जेल जाने की स्थिति आ सकती है। हर प्रकार की परेशानियां। गांव में कांग्रेस भाजपा रहता है तो 2 लोग लड़ रहे हैं तो सही गलत में फैसले नहीं होते, कांग्रेस भाजपा में फैसले होने लगते हैं। तो उन लोगों के लिए खड़ा तो रहना है। तो मेरा टारगेट सीधा सीधा 5 साल के लिए वो था। 2 साल निकल गए, 3 साल के लिए वही है कि मैं जब मदद के लिए गया था तो अपने मतदाताओं के लिए और अपने फिर अन्य क्षेत्रों के साथियों के लिए मैं
उपलब्ध रहूँगा। और मेरा क्लियर टारगेट 2028 के लिए है, राजनीतिक टारगेट मेरे जीवन का एक ही है कि 2028 में कांग्रेस की गवर्नमेंट को लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं करूंगा। और इसको मैंने पहले भी कहा कि मेरा लक्ष्य विधायक बनना नहीं है। ये 3 साल में मैं काम विधायक बनने के लिए नहीं करूंगा, मंत्री बनने के लिए नहीं करूंगा, डिप्टी सीएम बनने के लिए नहीं करूंगा, सीएम बनने के लिए नहीं करूंगा, पीसीसी प्रेसिडेंट बनने के लिए नहीं करूंगा। जो जवाबदारी जब आएगी अपने जगह की बात है। मेरा टारगेट केवल एक है कि मैं क्या कर सकता हूं कि 2028 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आए। जी, एक आखिरी सवाल, 28 का आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या पार्टी 28 में किसी फेस के साथ जाएगी या फिर जैसे 2018 में हमने देखा था उस तरीके से चुनाव होगा? 90% से ज़्यादा परिस्थिति रहती है कि फेस से नहीं जाते हैं। ये 2023 का चुनाव भी हम फेस से नहीं गए थे, जॉइंट लीडरशिप का कंसेप्ट था। खड़गे जी भी अभी आए, उन्होंने भी मीटिंग में स्पष्ट तौर पे यही कहा। तो वो छत्तीसगढ़ के लिए भी बात हो गई कि एक उनने संदेश भी दिया कि सबको मिलकर काम करना है। 2018 में क्लियरली हम लोगों ने आपस में बात करके यही रखा था कि सीएम की बात नहीं, वो जब जो आएगा जिसको अपने अपने से करना है करिए, यहाँ कोई एक दूसरे का नुकसान नहीं करने की कोशिश। पिछले टर्म में आप डिप्टी सीएम बने थे आखिरी में, और बहुत चर्चा वो 2.5 साल की भी हुई थी। क्या अभी कभी बैठते हैं अकेले में तो कुछ कसक लगती है कि वो नहीं हो पाए, आप सीएम नहीं बन पाए? वो बातें अलग थी, क्या था नहीं था मीडिया में बहुत चला जी। क्योंकि जैसा आपने कहा कि सभी की इच्छा पार्टी के अंदर की बातें हैं तो उसको सार्वजनिक मुझे भी वो मर्यादा रखनी है, मैं उसको नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित रूप से 5 साल मंत्री के रूप में काम करने पे मुझे मन में ये लगा भी और आज भी मन में है कि अगर 5 साल और मिलते, जीवन तो सीमित है, और उस सीमित जीवन के अंदर अगर ये 10 साल के 5 के जगह 10 साल का मौका मिलता तो मुझे और संतोष होता। 5 साल में कुछ तो किया, कुछ किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ। सब तो होता नहीं है, ना कभी होगा, ठीक है, किसी भी युग में नहीं होगा। भगवान भी यहां रहे तब सब नहीं हुआ। ठीक बात है। तो उसमें कोई संशय की बात नहीं है। मैं निश्चित रूप से चाहता था, और मुख्यमंत्री जैसी जवाबदारी पे ये बात रहती ही है कि अगर काम करने का मौका मिलता तो ऐसा करते, वो तो रहता ही है। बिल्कुल। मेरे मन में भी वैसा है कि ऐसा रहता तो अपन ऐसा सोचते, लेकिन उसी के लिए सारी राजनीति करना बिल्कुल नहीं, जीरो। केवल इसीलिए एक टारगेट कि 2028 में कांग्रेस की गवर्नमेंट लाना, मेरा राजनीतिक दायित्व पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सिंहदेव जी। तो हमारे साथ टीएस बाबा थे, और हमेशा जैसे स्पष्टता से साथ बोलते हैं, स्पष्टता के साथ बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर रखी है। बिल्कुल क्लियर विजन के साथ, साफ गोई से अपनी बातें उन्होंने रखी, चाहे राजनीतिक टारगेट की बात हो या सरकार पर प्रहार की बात हो, हर बातों को सौम्यता के साथ उन्होंने सामने रखी है। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार मुलाकात फिर किसी खास शख्सियत से। नमस्कार।